मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसक्यूसी स्टैंडर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। ये अपना एक कॉटन प्रोसेस का प्लांट है और उसमें अपन स्टैंडर्ड बना के रखे, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा चीज़ में क्या क्या स्टैंडर्ड रहेगा, और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो कंपनी में बहुत फ़ायदा होगा। मतलब कोई भी क्वालिटी कंप्लेंट नहीं आएगा, मतलब वेस्टेज नहीं बनेगा और अपना एफिशिएंसी वगैरह इम्प्रूव होगा। और क्वालिटी जो होता है धागे का, क्वालिटी और फैब्रिक जो है कंसिस्टेंसी बढ़िया रहेगा। और इसको जानने से पहले आप सबसे पहले जानिए ये क्यों ज़रूरत क्यों पड़ा है। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव से आप एसक्यूसी स्टैंडर्ड्स ये क्यों ज़रूरत पड़ता है। टू प्रोवाइड ए गाइडलाइन फॉर टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम क्या होता है, अपना एसक्यूसी का जो स्टाफ है, इन्वेस्टिगेटर है, प्रोडक्शन मैनेजर जीएम से लेके सुपरवाइज़र तक है, और मेंटेनेंस का फोरमैन है, मेंटेनेंस सुपरवाइजर, मेंटेनेंस मैनेजर, ये सब मिला के टेक्निकल टीम होता है। इनको एक गाइडलाइन दिया जाता है, भाई ये क्वालिटी ये यहाँ तक इसका रेंज है, उससे ज़्यादा पार हो जाएगा तो क्वालिटी का कंप्लेन आ सकता है, इसको अपन कंट्रोल में रखेंगे। इनको एक संदेश दिया जाएगा, मतलब सबका इसीलिए स्टैंडर्ड बना के रखते हैं, सबको इंटीमेट करते हैं भाई इसका ये स्टैंडर्ड है। इफ बियॉन्ड रेंज में बी करेक्टेड इन हाउस। सबसे पहले देखिए इफ बियॉन्ड रेंज, मतलब बियॉन्ड रेंज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखो जैसे रिम फ्रेम का काउंट सी भी होता है अपना 0.8 से 1 तक होता है काउंट सी भी, ठीक है। अगर 1% से ऊपर जाता है तो अपन तुरंत माथापड़ी करेंगे, मेंटेनेंस वाला को बताएंगे, प्रोडक्शन वाला को बताएंगे, भाई इसको कंट्रोल करो, ये काउंट से भी ज़्यादा हो रहा है, ये एक्सपोर्ट लायक माल नहीं है। तो यही चीज़ बताना है। मतलब ये अगर कंट्रोल हो गया तो ये बियॉन्ड रेंज में भी करेक्टेड इन हाउस, मतलब घर के अंदर सही हो जाए, मटेरियल बाहर तक ना जाए। और उसके बाद देखो लिस्ट चांस ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स। जब अपन हर स्टेज में अपन इसको कंट्रोल कर करके जाएंगे तो अपना मार्केट कंप्लेंट आने का चांस ही कम रहेगा। मार्केट कंप्लेंट कब आएगा, जब अपन इन हाउस करेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब जो स्टैंडर्ड बना हुआ स्टैंडर्ड से पार जा रहा है, अपन इसको सही नहीं कर पाए, तब जाके मार्केट कंप्लेंट जाएगा, वो आएगा। उसके बाद देखो टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी जो होता है रिम फ्रेम का यान का जो फाइनल धागा बनता है, पैकिंग होके जाता है, वो क्वालिटी कंसिस्टेंसी कब आएगा, जब आपकी सारी स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेगा। स्टैंडर्ड से कोई भी चीज़ थोड़ा डेविएट हो जाएगा तो आपकी क्वालिटी का मामला बिगड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कीप ए स्मूथ वर्किंग रेगुलरली। स्मूथ वर्किंग कैसे होगा, समझ लो आपकी रिम फ्रेम का ब्रेकेज स्टैंडर्ड अपन 3.5% तक रखें, तो आपके अगर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर मेंटेन करोगे एसक्यूसी का स्टैंडर्ड, तो 3.5% से ऊपर जाने नहीं दोगी तो स्मूथ वर्किंग अपना पाएगा, ये स्मूथ वर्किंग आएगा। उसके बाद देखो सेग्रीगेशन ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल इन प्रोसेस। एक क्या चीज़ होता है, आपको एग्जांपल बताता हूँ। समझ लो एक आरएसबी में उस्टर आ रहा है 2.5 की जगह आ रहा है 3.5 आ रहा है, तो अपन अगर देखेंगे कि भाई ये इसका उस्टर ज़्यादा आ रहा है तो कितना डिब्बा निकला, चेक होने से पहले कितना डिब्बा निकला, इसको काउंटर चेक कर लेंगे, तो मटेरियल अपना पीछे कर देंगे, इसको तोड़ ताड़ के फिर मिक्सिंग में रीयूज कर लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी आपकी सेग्रीगेट होके अलग हो गया, मतलब खराब वाला माल अपन आगे जाने नहीं दिए, तो एक फ़ायदा है, सेग्रीगेशन हो जाएगा खराब माल का। उसके बाद देखो वेस्ट परसेंटेज टू मॉनिटर। वेस्ट परसेंटेज कैसे मॉनिटर है, जैसे अपन क्लीनिंग एफिशिएंसी लेंगे, ब्लोअर रूम कार्डिंग का लेंगे और ये सब चीज़ लेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा वेस्ट परसेंटेज ज़्यादा निकलते नहीं रहा, ज़्यादा निकलता है तो इसको कंट्रोल किया जाए।
तो फालतू वेस्ट नहीं बने, या स्लाइबर वेस्ट है, हार्ड वेस्ट है, जो भी है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, तो अपना वेस्ट कंट्रोल भी हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस वेस्ट जनरेशन, यही चीज़ है। जब अपन एसक्यूसी का स्टैंडर्ड बनाएगा, समझ लो अपन मतलब एग्जाम्पल हार्ड वेस्ट अपन 0.5 से 0.6 रखें, अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसमें माथापुरी करें, ट्रायल करें, गेज चेंज करें, कुछ भी काम करें, लेकिन इसको कंट्रोल में लाएंगे। कंट्रोल में मतलब नीचे लाएंगे तो जेनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट वो कंट्रोल हो जाएगा। इम्प्रूव ऑफ प्रोडक्टिविटी, रिकवरी, यूटिलाइजेशन, अगर आप प्रोसेस में क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरा मेंटेन करके चलोगे, ये सारी चीज़ आपकी इम्प्रूव होने लगेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, रिकवरी बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, सारी चीज़ आपकी बढ़िया रहेगा। और देखो रिडक्शन ऑफ सेकंड क्वालिटी मटेरियल, अगर आपकी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनेगा नहीं, अगर ख़राब क्वालिटी बनेगा नहीं तो अपना सेकंड क्वालिटी नहीं होगा। जैसे ऑटो कोडर का समझ लो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कोई कंटामिनेशन आ रहा है, कोई सीबी ज़्यादा आ रहा है, कोई आईपीआई ज़्यादा आ रहा है, तो सेकंड क्वालिटी में चला जाएगा। या मिक्सअप हो रहा है तो वो सब सेकंड क्वालिटी में चला जाएगा। अगर आप ठीक से ध्यान रखोगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से चलोगी, तो सेकंड क्वालिटी भी अपना आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपन क्लीनिंग एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं। क्लीनिंग एफिशिएंसी क्या होता है आपको बता दूं। क्लीनिंग एफिशिएंसी मतलब अपना कटर में कितना परसेंटेज ट्रास आता है। जैसे अपना खेती से कटन मतलब जीनिंग में आता है, जीनिंग से आता है अपने इंडस्ट्री में, जो कितना परसेंटेज उसमें ट्रास रहता है, और वो ट्रास का हम कौन सा स्टेज में कितना परसेंटेज निकाल दिए, और उसका क्लीनिंग एफिशिएंसी कितना, मतलब कितना परसेंट हम इसका वेस्ट ख़त्म कर दिए, उसको क्लीनिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। सबसे पहले देखिए क्लीनिंग एफिशिएंसी जो होता है ब्लो रूम कार्डिंग का और ओवरऑल का निकाला जाता है। ये ब्लो रूम का अपन 40 से 48% स्टैंडर्ड रखा हुआ, और उससे पहले आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। देखो मतलब ट्रास इन कटन हो गया 3.8%, ट्रास इन बैट मतलब ये कार्डिंग का जो छूट फीड होता है, जो बैट होता है, जो अपना फीड रोल की पास जो मटेरियल आता है, इसको बैट बोलते हैं। और उसके बाद ट्रास इन ये 2% है, ये 3.8 कटन में था, और ट्रास इन कार्डिंग स्लाइबर 0.100। ये अपना एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। उसके बाद देखो ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी अपन 40 से 48% तक रखा हुआ, इतना परसेंट होनी चाहिए ब्लो रूम में। और इसमें ब्लो रूम में 40 से 48 और कार्डिंग में 95% स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ये ओवरऑल जो है 97 से 98%। ये कैसे निकाला जाता है देखो, सबसे पहले ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए ट्रास इन कटन माइनस ट्रास इन बैट, मतलब ट्रास जो कटन में था इसको माइनस करना ट्रास इन बैट। ट्रास इन बैट मतलब जो अपना एरोफीड में मटेरियल आता है, और कार्डिंग का जो फीड रोल के पास जो बैट रहता है, जो थिकनेस का इतना 400-500 ग्राम का थिकनेस का ग्राम पर मीटर का रहता है, इसको बैट बोलते हैं। तो इसमें इसको माइनस करना, फिर ट्रास इन कटन में जो ट्रास था वो डिवाइड करना। यहाँ देखो 3.8% था कटन में, 2% रहा अपना बैट में, ये माइनस हो गया, डिवाइड बाई 3.8 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई के, तो 47.3% आ गया ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी। ऐसे ही कार्डिंग का क्लीनिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जाएगा देखो, ट्रास इन बैट माइनस ट्रास इन स्लाइवर, मतलब कार्डिंग का पीछे का जो मटेरियल है उसका ट्रास कितना है, वो स्लाइबर जो कार्डिंग का डिलीवरी हो गया उसका भी लेकर टेस्ट करना, उसका स्लाइबर का कितना ट्रास है, वो दोनों माइनस करके ट्रास इन बैट मतलब कार्डिंग का पीछे वाला जो वो कितना ट्रास है, ये 2 से माइनस 0.100 हो गया स्लाइबर का, बताया था आपको, और डिवाइड बाई 2 इंटू 100 हो गया 95%। उसके बाद ओवरऑल देखो क्या होता है, ट्रास इन कटन में जो ट्रास था
माइनस ट्रास इन स्लाइवर, स्लाइवर में जो ट्रास रहा 0.100 डिवाइड बाई ट्रास इन कटन 3.8, यहाँ कर दिया मैंने 3.8 माइनस 0.100 डिवाइड बाई 3.8 इंटू 100 हो गया 97.3। इसका इम्पोर्टेंस क्या है देखो, इम्पोर्टेंस ये है, समझ लो आपकी ब्लो रूम में 40 से 48% पर स्टैंडर्ड रखे, समझ लो ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी 38% आया, 38% आया तो ब्लो रूम जो जिस मतलब रेट में वेस्ट जो ट्रास है निकाल के फेंकना चाहिए वो नहीं कर पाया, तो वो ट्रास अगला प्रोसेस में जाएगा, फिर कार्डिंग का ऊपर लोड बढ़ जाएगा। समझ लो कार्डिंग में अपन 95% रखे, वहाँ 90% आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रास स्लाइवर में पास हो रहा है। वो ट्रास जब स्लाइवर में पास होगा यान का क्वालिटी ख़राब होगा, आगे का वर्किंग ख़राब होगा, कपड़े का अपीयरेंस ख़राब होगा। इसीलिए ट्रास जितना अपना स्टैंडर्ड रखे हुए उतना निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता आपको हर 8 दिन या 15 दिन के अंदर इसको चेक करके इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इन हाउस ये सही करनी पड़ेगी। अगर आप सही नहीं करोगे तो आपको ये क्वालिटी का प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अपना ब्लो रूम का लैब का जो CV% है 1% से नीचे होना चाहिए। लैब का एक बार देखना ग्राम पर मीटर चेक होता है, जैसे आपकी स्टैंडर्ड 450 ग्राम पर मीटर रखा गया, तो इसको 1-1 मीटर काट के इसको ओजन करते हैं। ओजन करने के बाद क्या इसमें वेरिएशन आता है, रेंज आता है उसे का, फिर CV% निकालते तो ये आता है 1% का नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। कार्डिंग रैपिंग स्टैंडर्ड, कार्डिंग रैपिंग स्टैंडर्ड देखो ±5% है। ±5% मतलब जैसे समझ लो 100 का रैपिंग है आपकी स्टैंडर्ड है फॉर एग्जांपल, तो 0.095 से लेके 0.105 तक इतना अलाउ है, इतना आपकी चलता है। अगर उससे कम ज़्यादा होगा तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। कार्डिंग स्लाइवर उस्टर बिलो 5.0% और कार्डिंग लाइन रैपिंग CV 1.5% से नीचे होना चाहिए। उसके बाद देखो कोम्बर नायल ±0.25%। एग्जाम्पल नायल स्टैंडर्ड समझ लो 20% रखा तो 19.75 से 20.25 तक आपको कुछ छेड़ना नहीं पड़ेगा। उससे फर्क होगा तो आपको नायल इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा और परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा। ड्रॉप एंड फिनिशर रैपिंग देखो ±1%। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड समझ लो 1.100 है तो इट मस्ट बी 0.099 से 0.101, मतलब 1% से अंदर ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं जाए। उसके बाद ड्रॉप है फिनिशर A% ±0.5%। ये परसेंट जो होता है, मेरा एक टॉपिक था स्लाइवर टेस्ट, उसको देखिएगा पूरा आपको डिटेल मालूम पड़ जाएगा A% क्या चीज़ होता है। उसका स्टैंडर्ड अपर ±0.5% रहता है। इसमें ऑटो लेवलर का आपकी कंडीशन मालूम पड़ेगा, चल रहा है नहीं चल रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सिंपलेस्ट रैपिंग देखो ±3%। एग्जाम्पल 0.90 का है तो रेंज 0.87 to 0.93 तक आपकी अलाउ है, 3% तक प्लस माइनस रहेगा। सिंपलेस्ट रैपिंग CV देखो <1%। उसके बाद सिंपलेस्ट रैपिंग CV हो गया। फिनिशर ड्रॉप एम उस्टर देखो कार्डर में 2.5 तक चलता है, कोम में बिलो 2% रहता है और ब्रेकर में 3 से 3.5 तक रहता है। और इसका फिनिशर ड्राइंग का एक बार मैं बता दूं, ये जो उस्टर है ये इतना रहेगा ठीक है, लेकिन इसमें जो उस्टर CV है ना उसका कम आना चाहिए। उस्टर CV 0.5 से नीचे होना चाहिए, <0.5। ये उस्टर CV ड्राइंग का, तब जाके सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपना रोबिंग स्ट्रेच जो होता है बिलो 1% होना चाहिए। रोबिंग स्ट्रेच क्या होता है, मतलब बॉटम और टॉप का बॉबिन का जो सिंपलेस्ट बॉबिन का बॉटम में और टॉप में रैपिंग लेते हैं भरा हुआ और 3-4 लेयर का,
उसमें जो डिफरेंस रहता है वो 1% के नीचे होना चाहिए रपिंग, नहीं तो रपिंग से भी बढ़ जाता है रिंग यार्न का। रोबिंग हाफली स्ट्रेंथ कार्डेड में देखो 35 से 40 तक रहेगा और कोम्ड में 30 से 35 तक रहेगा। और हाफली स्ट्रेंथ डिपेंड करता है आपके मतलब कौन सा एरिया का मील है, मॉइस्चर ज़्यादा तो नहीं है, नमी ज़्यादा तो नहीं है, और आपकी ड्राफ्टिंग जोन कैसा है। अगर ड्राफ्टिंग जोन रिंग का स्ट्रांग है तो हाफली आप ज़्यादा रख सकते हो, अगर ड्राफ्टिंग जोन कमज़ोर है तो आपके हाफली कम रखना है। उसके बाद देखो रोबिंग ऊस्टर 5% से नीचे चाहिए कार्डेड में और 3.5% से नीचे चाहिए कोम्ड में। रिम फ्रेम ब्रेक्स पर 100 स्पीडल पर 8 आवर 3.5% है। एंड्स डाउन 0.2% से कम होना चाहिए। आइडल स्पिंडल 0 है। ये स्टैंडर्ड जो होता है आइडल स्पिंडल का 0 इसलिए रखा जाता है। आप 0 रखोगे तो अब आपकी प्रैक्टिकली मिल में 0.23 तक आ जाएगा और 0.5 के ऊपर तो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, इसलिए इसको 0 रखा गया। ऑटोकोनर रिजेक्शन 0.5 से नीचे होना चाहिए। ऑटोकोनर रिजेक्शन क्या होता है, जैसे कोई कोन में रिबन बना, कोई कंटामिनेशन आया, कोई लूज बना, कोई हार्ड बना और कोई रंग लपेटा लगा, मतलब कुल मिला के कोई सॉफ्ट कोन बना, ये अगर दिक्कत जाता है कोन जो रिजेक्ट हो जाता है वो 0.5% होना चाहिए। रिजेक्शन क्या करते हैं अपना, कभी कभी कार्टून फाड़ के चेक करते हैं भाई 24 कोन में कितना कोन खराब है, उसे परसेंटेज निकलता है। उसके बाद देखो रिंग फ्रेम काउंट सीवी, रिंग फ्रेम काउंट सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट सीवी देखो इसमें कार्डेड में 1.5% लिया हुआ, कोम्ड में बिलो 1%। 1.5% से नीचे चाहिए कार्डेड में और कोम्ड में 1% से नीचे चाहिए। सीएसपी देखो कार्डेड में 2600 तक चलेगा और कोम्ड में 2800 तक चलता है। वो आरकेएम 16 से 17 कार्डेड में, 17 से 19 है कोम्ड में। तो ये हो गया आपकी क्वालिटी का है। उसके बाद देखो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एनआरई, नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी। वो क्या होता है देखो, मतलब अपना कार्डिंग और कोम्बर में नेप्स कितना अपना पहले था, कार्डिंग होने के बाद कितना परसेंटेज आपकी नेप से रिमूव हो गया, या कोम्बर में ओमेगा लैब की लैब में कितना नेप्स था, आपने कोम्बिंग होने के बाद स्लाइबर में कितना परसेंट हम नेप से रिमूव हो गया। उसका देखो कार्डिंग का स्टैंडर्ड है 65 से 70%। वो डिपेंड करता है आपकी वेयर पॉइंट के ऊपर, वेयर पॉइंट की लाइफ के ऊपर, और कौन सा टाइप का वेयर यूज किया और कितना दिन हो गया। और सबसे बढ़िया रहता है 65 से 70%। अगर इससे अगर 65 से नीचे आता है इसका मतलब आपकी नेप्स वगैरह पास होता है, आपकी दिक्कत है, तो इसको आपको अटेंड करना पड़ेगा, कोई कार्ड का माउंटिंग करना पड़ेगा, कोई पैचिंग करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो नेप्सिन बैट हो गया 150 पर ग्राम, 1 ग्राम में 150 नेप्स रहा कार्डिंग का बैट में, और नेप्सिन स्लाइबर 48 पर ग्राम, वो कार्डिंग का स्लाइबर जो निकला 48 रहा नेप से रिमूवल, नेप से रिमूवल एफिशिएंसी कितना हो गया 150 माइनस 48 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, मतलब 68% आपकी नेप से रिमूव हो गया। ये सही है, स्टैंडर्ड के अंदर है। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो फिर आपकी कार्डिंग डिपार्टमेंट में स्टेप लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखो कोम्बर 70 से 75% है, वो डिपेंड करता है आपकी यूनिकॉम का क्या पोजीशन है और ओमेगा लैब में मतलब नेप्स का क्या पोजीशन है। यूनिकॉम अगर ख़राब है, डैमेज है, तो आपकी एनआरई कभी नहीं आएगा। तो नेप्स इन लैब समझ लो 70 नेप्स था कार्ड लैब के अंदर, नेप्स इन कोम्बर स्लाइबर 20 रहा, तो एनआरई कितना आएगा कोम्बर का 70 माइनस 20 डिवाइड बाई 70 इंटू 100, 71.4%। ये हो गया कोम्बर का एनआरई। और ध्यान रखें कोम्बर का एनआरई और कार्डिंग का एनआरई आईपीआई कंट्रोल करने बहुत मदद करता है, इसको बिल्कुल हल्का नहीं लेने का। नेक्स्ट देखें अपना यार्न स्ट्रेंथ जो होता है रिंग फ्रेम का सीवी परसेंट 3.5 से 4% होना चाहिए, और हैरीनेस जो होता है 5.5% कार्डेड में, 5% कोम्ड में, 4 से 4.5 कम्पैक्ट में होता है।
इसका स्टैंडर्ड बना हुआ। उसके बाद एलंगेशन देखो 4 से 5% रहता है, और एलंगेशन सीबी जो होता है 6% तक, आरकेएम सीबी बिलो 7%। वो आरकेएम सीबी में ध्यान रखना है, रेंज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम आरकेएम जो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आरकेएम जब कम रहेगा तो आपकी ब्रेकेज बढ़ेगा लूप में या नेटिंग में। और मॉइस्चर देखो 6 से 8% तक है। पैकिंग कास्ट देखो 2 रुपये पर केजी बोरा पैक में, 3.25 पर केजी कार्टून पैक में, और एक्सपोर्ट पैक में 3.95 पर केजी एक्सपोर्ट पैक पे। एक्सपोर्ट पैक में इसीलिए ज़्यादा है, उस पर सेपरेटर ज़्यादा देना पड़ता है, कोन के अंदर डिश देना पड़ता है ताकि वो एक्सपोर्ट में जाएगा, दबेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, इसीलिए ज़्यादा है। तो वैक्स कंजप्शन देखो 0.135% होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव स्टैंडर्ड का टॉपिक आज इसमें ही मैं समाप्त करता हूँ। आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।